डिबेट लाइव बड़ी बहस मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कुलेश्वर पांडे। दतिया उपचुनाव ने मध्य प्रदेश की राजनीति को गरमा दिया है। एक तरफ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और बीजेपी का पूरा संगठन मैदान में है, तो दूसरी ओर कांग्रेस ने भी अपने दिग्गज नेताओं के साथ पूरी ताकत झोंक दी है। नामांकन के दौरान शक्ति प्रदर्शन, भावुक बयान और नेताओं की नाराजगी ने मुकाबले को और दिलचस्प बना दिया है। सवाल सिर्फ एक वोट का नहीं बल्कि राजनीति प्रतिष्ठा का भी है। आखिर दतिया की जनता किसके पक्ष में फैसला सुनाएगी, इसी पर करेंगे हम चर्चा। सबसे पहले देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। दतिया का रण, जीत का प्रण। बीजेपी बनाम कांग्रेस, प्रतिष्ठा की जंग। संगठन, नाराजगी और रणनीति की परीक्षा। जनता किसे सौंपेगी जीत की चाबी। बीजेपी ने दतिया में शक्ति प्रदर्शन के साथ चुनावी अभियान तेज कर दिया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल और डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने मंच साझा कर एकजुटता का संदेश दिया। पार्टी इसे संगठन की मजबूती और कार्यकर्ताओं के उत्साह का प्रतीक बता रही है। कांग्रेस ने भी जीतू पटवारी, दिग्विजय सिंह और उमंग सिंघार की मौजूदगी में ताकत दिखाई। हालांकि अवधेश नायक की नाराजगी भी चर्चा में रही। दिग्विजय सिंह की सार्वजनिक माफी को कांग्रेस डैमेज कंट्रोल बता रही है, जबकि बीजेपी इसे अंदरूनी असंतोष का संकेत मान रही है। हर क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी उसके विचारों को, उसके नेता यशस्वी प्रधानमंत्री को, राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी के नेतृत्व में, माननीय गृह मंत्री जी के नेतृत्व में, जब हम लाल सलाम को आखिरी सलाम करके सुशासन की उत्कृष्ट मिसाल हासिल करते हैं, तो जनता क्यों स्वागत नहीं करेगी। पीताम्बरा की पीठ से दतिया के चुनाव से मध्य प्रदेश फिर और तेज गति से आगे बढ़ेगा और हमेशा की तरह कांग्रेस फिर पराजय का मुख देखेगी। दतिया का उपचुनाव अब प्रतिष्ठा की लड़ाई बन चुका है। बीजेपी सरकार के काम और संगठन के भरोसे मैदान में है, जबकि कांग्रेस स्थानीय मुद्दों और सत्ता विरोधी माहौल पर दांव लगा रही है। अब करीब 2 लाख मतदाताओं का फैसला तय करेगा कि जीत का प्रण किसके नाम होगा। साथ ही कांग्रेस सत्ता विरोधी मुद्दों और गठबंधन के सहारे चुनावी मुकाबलों को धार देने की कोशिश में है। देखिए, जिस प्रकार से आप एक कार्यकर्ताओं में जोश देख रहे हैं, पूरे प्रदेश के आज कार्यकर्ता नेता आज हम लोग सब यहाँ पहुँचे हैं, तो मैं समझता हूँ कि ये एक 2028 की मध्य प्रदेश की दतिया से चुनाव की एक शुरुआत है। उम्मा पीतम्बरा और दतिया की जनता कांग्रेस को आशीर्वाद देगी, ऐसा मुझे विश्वास है। मध्य प्रदेश की राजनीति के बदलाव का शुभ दिन है। जिस तरीके की अराजकता है, जिस तरीके का अहंकार है, जिस तरीके का भ्रष्टाचार है, सब दतिया की जनता को जिम्मेवारी मिली है इसके बदलाव की। मैं बहुत माई की कृपा, जनता का आशीर्वाद, कार्यकर्ताओं की एकजुटता, हर हालत में 25,000 से ज़्यादा कांग्रेस पार्टियां जीतेगी। दतिया का ये चुनाव सिर्फ एक सीट का मुकाबला नहीं बल्कि मध्य प्रदेश की राजनीति का बड़ा संकेत माना जा रहा है। क्या बीजेपी अपना गढ़ बचाएगी या कांग्रेस वापसी करेगी, फैसला अब जनता के हाथ में है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24। तो दतिया उपचुनाव के लिए कांग्रेस बीजेपी दोनों के प्रत्याशियों ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। शक्ति प्रदर्शन भी दोनों के पार्टी की ओर से हमको साफ तौर पे देखने को मिला, लेकिन कहीं ना कहीं दोनों ही पार्टी जो है उस सीट में जीत का दावा कर रहे हैं। काफ़ी हाई प्रोफाइल सीट जो है अब दतिया उपचुनाव का बन चुका है। चलिए इसी को हम समझेंगे। हमारे साथ 3 बेहद खास मेहमान जुड़ चुके हैं। मोहित गर्ग जी हैं, बीजेपी प्रवक्ता, स्वागत करता हूँ मैं उनका। कमलेश साहू जी हैं, कांग्रेस प्रवक्ता, उनका स्वागत करता हूँ। भूपेन्द्र सुलेरे जी हमारे साथ, राजनीतिक विश्लेषक, उनका भी स्वागत करता हूँ। सबसे पहले भूपेन्द्र जी, आपसे मैं समझना चाहूँगा, जिस तरह से दतिया उपचुनाव को लेकर हमने तमाम चीज़ें देखी, दोनों ही प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल कर दिया है, क्या देख पा रहे हैं वहाँ पे समीकरण आप? भूपेन्द्र जी, ऑडियो अनम्यूट है, म्यूट है, अनम्यूट कर लीजिएगा। जी भूपेन्द्र जी, मेरी आवाज आ रही है? जी जी आ रही है। देखिए, महत्वपूर्ण इसलिए हो गया क्योंकि जो सीट खाली हुई, जो कांग्रेस के विधायक थे
उनके तहत उनके ऊपर एलिगेशन लगा और वो कोर्ट से सजा उनको 3 साल की उसमें स्टे नहीं हुआ और जिसके कारण वो लोग विधानसभा सीट खाली हुई। नरोत्तम जी ब्राह्मण चेहरा हैं, बीजेपी के बड़े नेता हैं, विभिन्न 5 बार के विधायक रहे हैं, पार्टी के अच्छे बड़े नेता माने जाते हैं और निश्चित रूप से उनने जो इस लोगों के लिए जो पार्टी में जिन लोगों के लिए बुलाया जाता है उनके उस प्रकोष्ठ को वो देखते हैं। लेकिन 23 के चुनाव हारने के बाद उनको लगा कि लोकसभा का चुनाव मिलेगा, लोकसभा के बाद राज्यसभा की स्थिति बनेगी और फिर जब जिस सीट खाली हुई और उसमें कहा जाता है कि जो भारती जी का जो मामला उठाया था उसमें भी उनका सहयोग था वो कोर्ट में जाने की, क्योंकि वो प्रतिद्वंदी थे और उसके तहत वो सीट खाली हुई। उस सीट में उन्हें लगा और उन्हें तैयारी भी कर ली थी, उनके बालक ने फॉर्म भी खरीद लिया था। लेकिन बीजेपी हमेशा, क्योंकि यहाँ से सिंगल नाम गया था, क्योंकि वहाँ के जो जिला अध्यक्ष है कुशवाहा जी उन्होंने नाम भेजा, पार्टी ने भी नाम भेजा और केंद्रीय पार्टी को नाम गया। नाम होने के बाद जब उनका फीडबैक देखा गया तो उनका असंतोष जनता में के बीच में था। उसको देखते हुए पार्टी ने, केंद्र ने फिर से वापस भेजा और उन्होंने कहा इसको पैनल बना के 3 नाम भेजिए। उसमें तिवारी जी का नाम भेजा गया, आशुतोष जी का, और आशुतोष जी भी उसी पृष्ठभूमि से आते हैं, विभिन्न दायित्वों में रहे, संघ के स्वयंसेवक रहे, बीजेपी के संभागीय अधिकारी रहे। उस समय 2020 में वो एक चेयरमैन रहे हाउसिंग बोर्ड के और उनको काफी अच्छे कार्यकर्ता माना जाता है, विभिन्न क्षेत्रों के दायित्व मानते हैं। तो इस पृष्ठभूमि के कारण जो अब स्थिति बनी, तो अब उस स्थिति के कारण लेकिन बीजेपी हमेशा चौंकाने वाली परिस्थितियों को लाती है और बीजेपी ने आशुतोष जी को उतारा। लेकिन वहां की जो स्थिति है और फिर वहां के लोगों ने जो विरोध किया, फिर विरोध के बाद जो उनकी पार्टी के विरोध से, क्योंकि ये पहली बार ऐसी लीक रखी कि इतना बड़ा विरोध हुआ और उसको डैमेज करने के लिए उन्होंने बड़ा प्रयास वो उनके कार्यकर्ताओं ने किया। लेकिन जब उन्होंने पार्टी के बीच में आ गए तो उन्होंने, उनके सुर बदल गए, उनके ताल बदल गए। आज उन्होंने देखा भी कि सारी शक्ति पे, तो उन्होंने अपने वक्तव्य में भी कहा कि आशुतोष जी के लिए मैं खड़ा हूं, लेकिन भावुक भी हुए वो और पूरी पार्टी, चाहे अध्यक्ष हो, सब लोगों ने, और कांग्रेस ने भी उसी तरह से अपना पर्चा भरा हुआ है। अब राजनीति के रूप में निश्चित रूप से जिम्मेदारी तय होती है कि नरोत्तम जी उस सीट को जिताएं पार्टी संगठनात्मक रूप से, और वो निश्चित रूप से जनता के बीच में भी कहा है। तो अब देखिए आगे समीकरण क्या बनते हैं जी। ठीक है भूपेन जी, ठीक है, लौटूंगा आपके पास। मोहित जी, जिस तरह से आज मंच में मोहन यादव और नरोत्तम मिश्रा जी एक साथ दिखे, नरोत्तम मिश्रा जी का हमने उद्बोधन भी सुना, काफी भावुक भी हुए। वो सीट जो है कांग्रेस के खाते में था, अब कांग्रेस और बीजेपी के बीच में दोनों आमने सामने टक्कर है। कैसे देख पा रहे हैं, कैसे जीत का रास्ता तय करेंगे आप दतिया में? देखिए, भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से एकजुट है, जिसका प्रदर्शन आज मंच पर भी हुआ। और जो बार बार ये बात उठकर आ रही है कि उनके सुर बदल गए या उनकी भावभंगिमा बदल गई नरोत्तम मिश्रा जी की, तो नरोत्तम जी ने कभी भी, आपने पूरे क्रियाकलाप के दौरान देखा होगा, नरोत्तम जी का कहीं कोई स्टेटमेंट नहीं था, नरोत्तम जी कहीं पर नहीं आए। ये त्वरित आक्रोश जरूर कार्यकर्ताओं का था। देखिए, हर नेता के फॉलोअर्स होते हैं, उनको अगर उनको नेताओं की जो इच्छा होती है उससे अगर उसकी पूर्ति नहीं होती तो आक्रोश स्वाभाविक भी है, पर ये नहीं होना चाहिए था, निश्चित तौर पर ये नहीं होना चाहिए था। मगर नरोत्तम जी ने हमेशा बोला कि नहीं, ये गलत है, नहीं होना चाहिए। और आज आपने देखा सभी भारतीय जनता पार्टी के नेता, कार्यकर्ता, पदाधिकारी सब मंच पर थे और हम ये चुनाव 200% जीतने जा रहे हैं, 100% नहीं, ये 200% जीतने जा रहे हैं। ये इसलिए कह रहा हूं मैं कि जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो लगातार विकास के कार्य कर रही है, और आपने देखा होगा दतिया जैसा कहने के लिए छोटा सा शहर है, पर दतिया में भी एयरपोर्ट बन गया, तो एयरपोर्ट, ये जरूर तय है। अभी बात आप कहेंगे कि एयरपोर्ट की क्या आवश्यकता थी, तो अब बड़े शहरों में मेट्रो बन रही, तो ये हर चीज तुरंत के लिए नहीं की जाती, बहुत सारी चीज भविष्य को देखते हुए की जाती है। तो जैसे दतिया में एयरपोर्ट बन गया, ऐसे बहुत सारे विकास के कार्य हुए हैं, 4 लेन्स हैं, कॉलेज, हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेज, तो ये इन सब चीजों पर लोग वोट देते हैं। और नरोत्तम जी का जो वहां पर इतने समय तक उन्होंने कार्य किया, नरोत्तम जी का जो संगठन उन्होंने तैयार किया, उसका निश्चित तौर पर फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। और भारतीय जनता पार्टी, आप जैसे हमेशा कहते हैं सब लोग, 24/7 365 दिन चुनावी मोड में रहती है, तो उसका फायदा भी हम लेने जा रहे हैं। ठीक है कमलेश जी, 200% जीत का दावा है भारतीय जनता पार्टी का, आप लोग कितना % जीत का दावा कर रहे हैं? देखिए,
मोहित जी बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कह रहे हैं कि 200% हमें जीत का मतलब दावा है, लेकिन आप सब लोगों ने देखा है पिछले दिनों जो घटनाक्रम हुआ है, पिछले 3-4 दिन में जो घटनाक्रम हुआ है, टिकट घोषित होने के बाद आदरणीय आशुतोष तिवारी जी को जो जब टिकट घोषित हुई है, उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी में किस तरीके की परिस्थितियां बनी हैं, ये पूरे प्रदेश ने नहीं पूरे देश ने देखा है। और अपने आप को बड़ा अनुशासित पार्टी कहने वाली भारतीय जनता पार्टी पिछले 3-4 दिनों में धराशायी हो गई है। हालांकि वो उनकी अपनी समस्या है। हम तो कांग्रेस पार्टी की जो बात कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के जो प्रत्याशी आदरणीय घनश्याम सिंह जी हमारे बहुत ही काबिल और बहुत ही शानदार प्रत्याशी मैदान में आए हैं और हमारी पूरी कांग्रेस पार्टी एकजुट होकर दतिया से जीत दर्ज करेगी, ये बात बिल्कुल तय है। कांग्रेस के खाते में पहले से भी वो सीट रही है। जिस छलबल के साथ भारतीय जनता पार्टी ने षड्यंत्र के साथ भारतीय जनता पार्टी ने उस सीट को हथियाने का प्रयास किया और आदरणीय नरोत्तम मिश्रा जी जिन्होंने इस पूरे षड्यंत्र में अपनी पूरी भूमिका निभाई और उन्हीं को भारतीय जनता पार्टी ने उनका ही पत्ता काट दिया, उन्हें ही औंधे मुंह गिरना पड़ा। ये परिस्थितियां बनी हैं तो निस्संदेह इसका भी लाभ कहीं ना कहीं मिलेगा। बाकी जहां तक भारतीय जनता पार्टी की अंदरूनी कलह जो है वो तो चुनाव में देखने सबको मिल रही है और मिलेगी भी, लेकिन कांग्रेस पार्टी अपनी पूरी ताकत के साथ आज हमारे सभी नेताओं ने, वरिष्ठ नेताओं ने जाकर आदरणीय घनश्याम सिंह जी का फॉर्म भराया है और पूरी क्षेत्र की जनता जानती है, पूरा प्रदेश घनश्याम सिंह जी को जानता है। बहुत ही राजघराने के होने के बावजूद भी उनका जो स्वभाव है दतिया की जनता जानती है, उनका सरल मिलनसार और स्वभाव है जो है उसके लिए वोट मिलेगा। निस्संदेह भारतीय जनता पार्टी की गलत नीतियों के कारण जो वहां दहशत और भय का माहौल है उसके खिलाफ भी जनता जो है। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी तो कह रही है कि हम नरोत्तम मिश्रा जी नाराज थे, हमने मना लिया। आप लोगों के पार्टी में भी अवधेश जी जो है थोड़े नाराज चल रहे थे, क्या आप लोगों ने भी उनको समझा लिया है? देखिए, अवधेश जी कोई नाराज नहीं है। मैं कई बार जब भी आपके साथ डिबेट में आया हूं, मैंने हमेशा कहा है कि कांग्रेस पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी है और हमारे यहाँ बात करने की स्वतंत्रता होती है, बात रखने की स्वतंत्रता होती है। ये हमारी परंपरा भी रही है, इसको हम बुरा नहीं मानते हैं। और उन्होंने यदि कोई बात रखी होगी तो उसका समाधान हुआ है। आदरणीय दिग्विजय सिंह जी ने उनसे कहा भी है कि यदि कोई गलतियां हुई हैं तो हम उनके लिए क्षमा चाहते हैं। हम लोगों में एक दूसरे के प्रति क्षमा मांगने की भी परंपरा है, नाराजगी व्यक्त करने की भी परंपरा है, लेकिन कांग्रेस जो परिवार है वो परिवार की धारणा को लेकर है। इनके यहाँ डंडा चलता है। आपने देखा होगा पिछले 4-5 दिन में भारतीय जनता पार्टी ने कितना उपद्रव मचाया और उसके बाद नरोत्तम मिश्रा जी को बंद कमरे में बिठाकर कौन सी फाइल दिखाई गई है, कौन सा डर दिखाया गया है, कौन सा भय दिखाया गया है। उसके बाद जब वो निकले हैं तो वो भाषा ही उनकी बदल गई है। चलिए ठीक है, मोहित जी से समझ लेते हैं, फिर मैं भूपेंद्र जी के पास लौटूंगा। भूपेंद्र जी, बंद कमरे में क्या दिखाया गया नरोत्तम जी को जो मान गए वो? मोहित जी। अच्छा, मुझसे पूछ रहे हैं जी। देखिए, कमलेश जी को कांग्रेस पार्टी की भी सब जानकारी होती है और उससे ज्यादा जानकारी उनको भारतीय जनता पार्टी की होती है और बंद कमरे में क्या होता है उसकी जानकारी भी होती है। चलिए, उनकी जानकारी के लिए उनको साधुवाद है। दिग्विजय सिंह जी ने कुछ समय पहले, आपको याद होगा तो क्या कहा था, मैं कोई बाइट नहीं दूंगा, मैं प्रेस में नहीं आऊंगा, मैं राजनीति से दूर रहूंगा, मैं धर्म यात्रा निकालूंगा। क्या हुआ उसका? तो कांग्रेस के नेताओं की कथनी करनी को जनता, प्रदेश की जनता, देश की जनता लंबे समय से देख रही है। आप लगातार 23 वर्षों से क्यों बाहर हैं? आप लगातार 23 वर्षों से 2 कारण से बाहर हैं। एक तो भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति जो शासन चला रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार, और दूसरा एक बड़ा कारण कांग्रेस में जो आपसी फूट है और कांग्रेस की जो रीति नीति है। देखिए, जो क्षत्रप हैं वो क्षत्रप अपने आप को अपना कंट्रोल रखना चाहते हैं पार्टी के ऊपर। अब दिग्विजय सिंह जी ने सब बोला, उसके बाद क्यों आप वापस आ गए? आप धर्म यात्रा पे निकले थे, धर्म यात्रा पे रहते आप, तो इनकी कथनी करनी पर लोग विश्वास नहीं करते, इसलिए इतने लंबे समय से बाहर हैं। और इनको यह भी दिख रहा है कि आने वाले कुछ वर्षों तक इनकी कोई जमीन कहीं पर इनको मिलने वाली नहीं है, इसलिए इस तरह की। ठीक है भूपेंद्र जी, आप दतिया के असल मुद्दे कैसे देख पा रहे हैं? मतलब वहां की जनता जो है किस आधार पर इस बार प्रत्याशी को चुनी जाएगी? क्योंकि अगर हम 2023 की बात करें तो नरोत्तम मिश्रा के लागे कांग्रेस के प्रत्याशी है, वहां पर जीते, अब चुनाव हो रहे हैं, तो वहां की जनता किस आधार पर वोट करेगी, कैसे देख पा रहे हैं आप?
देखिए, नरोत्तम जी बड़ा कद के नेता हैं। पहले डबरा से राजनीति शुरू हुई, उन्होंने विद्यार्थी परिषद और छात्र जगत से राजनीति शुरू की है विश्वविद्यालय स्तर पे। और वो 6 बार के विधायक रहे हैं, विभिन्न पदों पे रहे हैं और बड़े नेता हैं। फिर उन्होंने दतिया शिफ्ट किया है और दतिया में उन्होंने विकास किया है, इसमें कोई शक नहीं है। उन्होंने चाहे माखनलाल विश्वविद्यालय हो, मेडिकल कॉलेज हो, अभी मंदिर भी उन्होंने किया था और धार्मिक केंद्रों पे और हिंदुत्ववादी नेता के रूप में उनकी छवि भी है। दूसरी बात, महत्वपूर्ण विषय ये है कि देखिए, वो विवादित में भी रहे हैं। उन्होंने कई बार फिल्मों के बारे में कमेंट्स किया है। उसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी अपनी सभा में कहा है कि कोई एक मंत्री हैं मध्य प्रदेश के, वो इस ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं। तो देखिए, और उसके बाद 2018 में भी कुछ लोकायुक्त में उनकी कमलनाथ जी के सरकार के टाइम पे शिकायतें भी थी। तो देखिए, अब निश्चित रूप से जिम्मेदारी नरोत्तम जी की ज्यादा है, क्योंकि अगर वो सीट हारी जाती है, मतलब हारेगी तो नहीं क्योंकि बाई इलेक्शन है, मुझे तो ये लगता है कि अगर कुछ माइनस हुआ तो वो तो नरोत्तम जी के लिए और माइनस होगा, क्योंकि नरोत्तम जी ने अपने लिए एक निश्चित रूप से मैं कहूंगा कि एक इस प्रदर्शन जो उनके अनुयायियों ने किया है वो पार्टी की लीक से हटके था और वो उनके लिए काफी नुकसानदायक होगा। और पार्टी अब वो जिताने के लिए बिल्कुल, क्योंकि अगर वहां पे कुछ भी माइनस हुआ तो वो उनका टिकरा होगा। लेकिन सरकार बाई इलेक्शन में देखा है, सरकार के साथ ही मूवमेंट होता है। और अवधेश नायक की जो आपने बात कही, वो पहले ही गए थे, उनका टिकट उनको मिला नहीं है। और मुझे लगता है कि 1-2 दिन में शायद वो फिर से वापसी बीजेपी में ना हो जाए, तो कोई अप्रत्याशित बात नहीं होगी। तो क्योंकि वो इस समय नाराज चल रहे हैं। तो देखिए, वहां जो जातिगत समीकरण है, 14% है ब्राह्मण वोट है, 14% कुशवाहा वोट है और 7-8% क्षत्रिय वोट है। इस तरह से जो कैलकुलेशन है, तो वो उन्होंने ब्राह्मण कैंडिडेट उतारा है, इन्होंने ठाकुर कैंडिडेट उतारा है राजवंशी के हिसाब से। लेकिन भाई इलेक्शन में सरकार की परीक्षा होती है और सरकार को जिस तरह से मोहन यादव जिस तरह से, क्योंकि पूरी सरकार मिशनरी, क्योंकि उन्होंने जातिगत SC वोट के लिए देवड़ा जी को सेट कर रखा है, वहां पे भेज दिया, संध्या जी को भेजा है वहां से सांसद जी को। और उन्होंने बाकायदा पूरे व्यवहार, जिस तरह से बीजेपी लड़ती है उस हिसाब से लड़ रही है। और मुझे तो लगता है कि वो और बड़े वोट से जीतने की कोशिश करेगी और उसमें सफल भी होगी, क्योंकि उनको, नरोत्तम जी को अपना जो उनका नुकसान हुआ है उसकी भरपाई कैसे करेंगे ये, क्योंकि अब पार्टी तो निश्चित रूप से ये मान के चलिए कि ऐसे लोगों को सीधे बाइकाट कर देती है। और मैंने कई ऐसे परिणाम आपके सामने भी रहे हो, मेरे सामने, जो कि बहुत बड़े बड़े नेता रहे, कल्याण सिंह, उमा भारती, बहुत से, क्योंकि पार्टी से, लीग से, संगठन से बड़ा कोई व्यक्ति नहीं होता। तो वो इस चीज से थोड़ा सा उनके लिए माइनस तो हुआ है, और थोड़ा क्या है वो बहुत ज्यादा हो गया। अब देखिए उसके क्या है। लेकिन पार्टी, मुझे लगता है कि कांग्रेस की सीट थी, कांग्रेस चाहती है कि जीते। तो चलिए समझ लेते हैं कमलेश जी से। ठीक है कमलेश जी, क्या ये उपचुनाव कांग्रेस पार्टी एकजुट होकर लड़ेगी? क्योंकि देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण रहेगा जो भी परिणाम इसका आएगा। देखिए, कांग्रेस पार्टी पूरी एकजुटता के साथ चुनाव लड़ रही है और लड़ेगी। जैसा कि आदरणीय भूपेंद्र जी ने कहा, वो सारी परिस्थितियों को भांप रहे हैं, समझ रहे हैं, पूरी गहराई से उन्होंने देखा है। और जहां तक नरोत्तम मिश्रा जी की हम बात करें, नरोत्तम मिश्रा जी ने भले ही कुछ ना बोला हो मोहित गर्ग जी के हिसाब से, लेकिन उनके समर्थकों ने सब कुछ बोल दिया है जो कुछ उन्हें बोलना था। और जैसा कि मोहन यादव जी ने एक बार एक सभा में, मैं तो अभी वीडियो देख रहा था, उन्होंने कहा कि यदि नाराजगी भी है तो ठीक है, पंडित जी पांव लागे और हाँ, ऐसी कोई एक बयान दिया था। तो उन्होंने पंडित जी पांव लागे और अपने हिसाब से उनको बाहर ही कर दिया है, ये मान के चलिए। और अब मनाने का प्रयास जरूर वहां भारतीय जनता पार्टी कर रही है। नरोत्तम मिश्रा जी के राजनीतिक जीवन को किस तरीके से उन्होंने नष्ट किया है, और उमा भारती जी के, कल्याण सिंह जी के, और भी जो आदरणीय भूपेंद्र जी नाम ले रहे थे, भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से डिस्पोजल की तरह नेताओं का उपयोग करती है और निकालकर बाहर कर देती है। अभी मैं एक और वो जैन साहब का वीडियो देख रहा था, उन्होंने एक बड़ी भारी लिस्ट दिखाई थी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की, आदरणीय लाल कृष्ण आडवाणी जी से लेकर और नरोत्तम मिश्रा तक की, सारे नेताओं की कैसे उनको डिस्पोजल की तरह उपयोग किया और फेंक दिया। राम मंदिर के मुद्दे में हो, चाहे किसी भी, चाहे यहाँ सरकार बनाने के मुद्दे में हो, उनका उपयोग करने के तुरंत बाद वो डिस्पोजल की तरह बाहर कर देते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की परंपरा रही है। लेकिन कमलेश जी, ठीक, कमलेश जी, भूपेंद्र जी ने एक बात और कही है कि
अवधेश नायक जी अगर इधर से उधर हुए तो स्थिति गड़बड़ हो जाएगी, तो क्या आप संभाल लेंगे वो परिस्थिति को? देखिए अवधेश नायक जी कहीं नहीं जाएंगे। अवधेश नायक जी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हैं और मैंने उनका भी कल बयान सुना था। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी हमारी पार्टी है और मेरे लिए विकल्प खुले। उन्होंने ये कहा था, स्वाभाविक है, मैंने पहले कहा कि अपनी बात रखने का अधिकार है और लोकतंत्र है यहाँ पे, लेकिन उन्होंने ये भी कहा था साथ में कि कांग्रेस पार्टी हमारी पार्टी है और पार्टी ने जो निर्णय लिया है वो निस्संदेह अच्छा निर्णय लिया होगा। अवधेश नायक जी कहीं नहीं जाएंगे। अवधेश नायक जी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, अच्छे सिपाही हैं पार्टी के, और पूरी कांग्रेस पार्टी एकजुट होकर, चाहे चौरसिया जी हो, चाहे अवधेश नायक जी हो, चाहे घनश्याम सिंह जी हो, प्रदेश के सारे लोग, हम सभी, आदरणीय घनश्याम नायक जी के साथ मुझे काम करने का अवसर मिला है, सागर के वो प्रभारी रहे हैं, तो वो बहुत ही अच्छे नेता हैं, बहुत ही कुशल संगठक है, अनुभवी नेता हैं, लंबा राजनीतिक जीवन है। ठीक है मोहित जी, अगर दतिया भारतीय जनता पार्टी का गढ़ आप लोग लगातार कहते हैं, तो आखिर इतनी बड़ी फौज क्यों दिख रही है इस उपचुनाव में? क्या कहीं ना कहीं लग रहा है कि कांग्रेस से है मुकाबला कड़ा? देखिए फौज नहीं है, आप हमारा रेगुलर जो चुनाव होता है, नॉर्मल आम चुनाव होता है तब भी आप देखिए, और उपचुनाव होता है तब भी देखिए, हम पूरी तैयारी से लड़ते हैं, पूरी ताकत से लड़ते हैं। इसमें देखिए हमारे पास फौज है, हम फौज के साथ लड़ते हैं, इनके पास फौज नहीं है, ये अकेले लड़ते हैं, ये बहुत बड़ा फर्क है। और अभी कमलेश जी कह रहे थे कि नेताओं को ठिकाने लगा दिया जाता है। देखिए मध्य प्रदेश में कांग्रेस खड़ी करी कमलनाथ जी ने और दिग्विजय सिंह जी ने, अभी मौका था उनका पुनर्वास करने का, आपने राज्यसभा में नामांकन क्यों नहीं करवाया उनका? आपने क्यों मीनाक्षी जी को टिकट दी? आप, जबकि दोनों प्रयासरत थे अंतिम समय तक। तो देखिए अभी जैसा भूपेंद्र जी भी कह रहे थे कि हमारे यहाँ संगठन सर्वोपरि होता है। देखिए आपने कभी ऐसा उदाहरण नहीं सुना होगा, आदरणीय प्रहलाद पटेल जी केंद्र में मंत्री थे, उनको विधानसभा का चुनाव आया और वो केंद्र के मंत्री पद से प्रदेश के मंत्री पद पर हैं। तो हमारे यहाँ कार्यकर्ता का दायित्व संगठन तय करता है। हमारे यहाँ इनके क्या होता है, जनरेशन तक वो नेता होता है। जैसे दिग्विजय सिंह जी नेता अगर हैं तो वो नेता जनरेशन तक हैं और उनके बाद अपने पुत्र के लिए प्रयासरत हैं। तो हमारे यहाँ ऐसा, जैसे आपने लालकृष्ण आडवाणी जी को के लिए बात कर रहे थे अभी, तो लालकृष्ण आडवाणी जी ने वर्षों तक पार्टी की सेवा करी, पार्टी को आज जहां पर है सब उन जैसे वरिष्ठ लोगों के कारण पार्टी आज इस स्थिति में है, और उनका पूरा सम्मान पार्टी में तब भी था, आज भी है। मगर इसका मतलब यह नहीं होता कि जो व्यक्ति एक पद पर रहा है तो उस पद पर ताजिंदगी, इनका ये परंपरा, इनका संगठन सर्वोपरि नहीं है, इनका व्यक्ति सर्वोपरि होता है। तो ये बहुत बड़ा बेसिक फर्क है कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में। ठीक है भूपेंद्र जी, इस मुकाबला के इस बार कड़ा देख रहे हैं आप दतिया में? देखिए लौटूंगा कमलेश जी आपके पास, भूपेंद्र जी छोटा समझ लेता हूं। भूपेंद्र जी देखिए मुकाबला तो देखिए बीजेपी जिस तरह से चल, लेकिन मौका मिला है क्योंकि 28 के चुनाव में उसको जाना है कांग्रेस को, और यहाँ तो दो पार्टियों का ही चुनाव होता है, कांग्रेस और बीजेपी का, और बहुत बड़े बनवास से है। लेकिन बीजेपी सीट निकाल लेगी और बड़े मार्जिन से निकालेगी। अब देखिए चुनाव का रण शुरू हुआ है, लेकिन कांग्रेस चुनाव लड़ रही है, अच्छी तरह से लड़ रही, ये भी एक बहुत अच्छी बात है, क्योंकि कांग्रेस चुनाव लड़ती ही कहाँ थी। अभी तो मैं तो ये सोच रहा था कि लंबे समय से कि कांग्रेस ये सोच रही है कि जब बीजेपी से जनता हार जाएगी तो हम ही को सत्ता देगी, तो वो इंतजार कर रही। तो ये एक अच्छी चीज है, लोकतंत्र में यही खूबसूरती है। लेकिन पार्टी बीजेपी जो चुनाव लड़ती है, बीजेपी का अपना एक तरीका है और हर सेक्टर को वो मजबूत करती है। ठीक है, तो निश्चित रूप से ये चुनाव बड़ा क्योंकि ट्विस्ट बन गया है, बहुत महत्वपूर्ण बन गया है। इसका कारण है कि इस तरह से जो घटनाएं घटी हैं, लेकिन बीजेपी अपना कंट्रोल कर लेती है। जहां उसको बोलना होता है वो बोलती है, जहां चुप रहना पड़ता है उसका मौन ही इतना सशक्त उत्तर होता है कि वो सबसे ज्यादा भयानक उत्तर होता है, तो वो चुपचाप भी रहती है। तो ये सब उनका बिल्कुल उनका तरीका रहता है काम करने का, और काम करती है। और बीजेपी कांग्रेस कहती है कि लोकतंत्र है, और लोकतंत्र क्या होता है, वो ज्यादा नुकसान हो जाता है बोलने से, तो वो कांग्रेस को ज्यादा नुकसान हो जाता है बोलने से, तो मोहित जी प्रभाव पड़ता है। मोहित जी कुछ कह रहे थे, मोहित जी को सुन लेते हैं, फिर कमलेश जी के पास आऊंगा। मोहित जी। हाँ, भूपेंद्र जी ने एक बात का जिक्र किया कि कांग्रेस अच्छे से लड़ रही है। भूपेंद्र जी, ये सिर्फ चूंकि आज नामांकन फॉर्म भरा था तो मुंह दिखाई कार्यक्रम में सब शामिल थे। जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ेगा आपको धीरे धीरे लोग खिसकते नजर आएंगे। चलिए कमलेश जी, सिर्फ मुंह दिखाई कार्यक्रम था कि वैसे ही स्थिति चुनाव के अंतिम दिन तक बने रहेगा? देखिए भारतीय जनता पार्टी के बारे में आदरणीय भूपेंद्र जी ने, मैंने पहले कहा कि बहुत सारी बातें इशारों में भूपेंद्र जी ने कह दी हैं जो मुझे कहना चाहिए वास्तव में भारतीय जनता पार्टी के बारे में।
और जैसा इन्होंने कहा कि मुंह दिखाई कार्यक्रम, वास्तव में मुंह दिखाई कार्यक्रम तो आज चल रहा था मंच पे। मैंने आदरणीय नरोत्तम मिश्रा जी का चेहरा देखा और उनके सारे कार्यकर्ताओं का चेहरा देखा, वहां के जिला अध्यक्ष कुशवाहा जी का चेहरा मैंने देखा। वो सारा चेहरा अलग दिखाई दे रहा था कि मुंह दिखाई किसकी चल रही है, मंच पर किसके, भारतीय जनता पार्टी की मुंह दिखाई चल रही है कि किसकी चल रही है। जहां तक कांग्रेस की बात है, आदरणीय भूपेंद्र जी ने कहा कि ये बहुत अच्छी बात है कि कांग्रेस लोकतांत्रिक है। आज इस बात को स्वीकार तो किया कि हाँ, कांग्रेस पार्टी में लोकतंत्र है। ये मैं इसके लिए धन्यवाद। चलिए ठीक है, समय इजाजत नहीं दे रहा है, इस विषय को यहीं पे समाप्त करना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर मध्य प्रदेश में लगातार कांग्रेस और बीजेपी जो है उपचुनाव के लिए जुट गई है। दोनों ही पार्टी जो है मैदान में है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही जो है जीत का दावा करे। फिलहाल परिणाम आने के बाद ही स्पष्ट होगा कि किसका मेहनत ज्यादा दिखा। तो आज के लिए इतना ही, कल किसी और विषय के साथ होगी मुलाकात। मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद।